मध्य प्रदेश में बीजेपी ने क्लीन स्वीप कर दिया है और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मध्य प्रदेश का वजन भी इस बार बढ़ चुका है। अभी तक मध्य प्रदेश के रहने वाले 3 से 4 सांसद ही केंद्र में मंत्री बनते थे, लेकिन इस बार 5 को जगह मिली है। पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग का भी ध्यान रखा है। दलित चेहरे के तौर पर वीरेंद्र कुमार खटीक को तीसरी बार मंत्री बनाया गया, जबकि आदिवासी चेहरों में फग्गन सिंह कुलस्ते की जगह दूसरी बार के 2 सांसद दुर्गा दास उइके और सावित्री ठाकुर को पहली बार मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। सावित्री धार से, जबकि दुर्गा दास उइके बैतूल से सांसद बने हैं और खटीक के जरिए बुंदेलखंड को साधने की कोशिश है। तो वहीं शिवराज और ज्योतिरादित्य दोनों ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ले तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद तोखन साहू ने रविवार देर शाम केंद्र में मंत्री पद की शपथ ली। उन्हें मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया है। केंद्र में राज्य मंत्री बनने वाले तोखन साहू 7वें सांसद हैं। तो देखिए, ये जो सांसदों को बनाया गया मंत्री, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी मैं। विवेक, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई, जो समीकरण बिठाया गया है, सबसे पहले तो उसके बारे में समझाइए कि आखिर कैसे और किस किस वर्ग को साधा गया इसके जरिए। देखिए प्रतिज्ञा, बेहद ही दिलचस्प बात है कि मध्य प्रदेश से 5 मंत्री मोदी कैबिनेट में पहुंचे हैं। 2 ओबीसी हैं, 2 आदिवासी हैं और 1 दलित मंत्री हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्थानीय समीकरण को ध्यान में रखा गया है। मध्य से, भोपाल मध्य से जो आसपास का क्षेत्र है, यहाँ से शिवराज सिंह चौहान को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया कि ग्वालियर चंबल से आते हैं, इसको भी ध्यान में रखा गया है। मालवा से सावित्री ठाकुर को और नर्मदापुरम और महाकौशल से दुर्गा दास उइके को। और इसमें यह देखने के लिए मिलेगा शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही ओबीसी नेता हैं और सावित्री ठाकुर और दुर्गा दास उइके ये दोनों आदिवासी नेता हैं। और ठीक इसी तरीके से वीरेंद्र खटीक दलित समाज से आते हैं। यानी माना जाए कि क्षेत्रीय समीकरण और पूरी तरीके से महिलाओं को भी मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा सरकार की तरफ से आगे प्रोत्साहन मिला है। तो राजनीति के क्षेत्र में भी सावित्री ठाकुर को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये तो रही बात पूरी कॉम्बिनेशन की, लेकिन 3 बड़े अनुभवी नेताओं को भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, जो बतौर कैबिनेट मंत्री होंगे। दुर्गा दास उइके और सावित्री ठाकुर, इन्हें राज्य मंत्री बनाया जाएगा। कैबिनेट में नजर आने वाले चेहरे, शिवराज सिंह चौहान काफ़ी ज़्यादा उनको अनुभव है। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस यूपीए 1 में भी मंत्री रहे, यूपीए 2 में भी मंत्री रहे। 2019 के बाद जब कमलनाथ का साथ छोड़ा था, कांग्रेस का हाथ छोड़ा था, तो इसके बाद मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह मिली थी। वीरेंद्र खटीक मोदी कैबिनेट के पुराने सहयोगी है, काफ़ी ज़्यादा लंबा अनुभव है। इस हिसाब से वीरेंद्र खटीक को भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। लेकिन एक दिलचस्प बात है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बीजेपी बढ़ाने का दावा करती है, तो ये दावा सरकार की भूमिका में भी निकल के सामने आया है। और सावित्री ठाकुर को इसी समीकरण की बात हो गई, लेकिन विवेक, एक सवाल ये भी बनता है कि किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, जिस पर चर्चा जोरों पर है। तो क्या कोई जानकारी, कोई अपडेट है आपके पास कि किसे कौन सा मंत्रालय मिलेगा, संभावित मंत्रालय का नाम कोई? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में थे तो शिवराज सिंह चौहान की काफ़ी तारीफ की और ये कहा था कि प्रधानमंत्री ने कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में लंबा समय गुजारा है और महिला और पिछड़े लोगों के लिए, गरीब कल्याण के लिए काम किया है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि एचआरडी या फिर कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान के खेमे में आ सकता है। एविएशन और स्टील, ये दोनों बड़े विभाग ज्योतिरादित्य सिंधिया संभाल चुके हैं। तो अब ऐसे में आसार हैं कि परिवहन उनको जिम्मेदारी दी जा सकती है, या फिर इसके अलावा भी कई ऐसे बड़े विभाग हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे में आ सकते हैं। इसके अलावा जो आदिवासी कल्याण की जो तमाम सारे विभाग हैं, आदिम जाति कल्याण विभाग है, ये वीरेंद्र खटीक के पास आ सकता है। दलितों के उत्थान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी ज़्यादा काम कर चुके हैं। उस हिसाब से मध्य प्रदेश बिल्कुल विवेक, तो किसको कौन सा मंत्रालय मिलेगा, इस पर जोरों शोरों से चर्चा चल रही है और अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि बैठक भी आज होनी है। लेकिन आपको मैं रोक रही हूँ विवेक, इस वक्त की एक बड़ी खबर मैं बता दूं, आप बने रहेगा हमारे साथ। मोदी मंत्रिमंडल के गठन के बाद एमपी में एक्शन में है मोहन सरकार। प्रदेश के सभी कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर की बैठक बुलाई गई है और मंत्रालय की सभी विभागों के अफसरों के साथ भी बैठक होगी। बैठक में सभी सांसद, विधायक और मंत्रियों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने के निर्देश दिए गए।
11 जून को शाम 4 बजे से सीएम डॉक्टर मोहन यादव शुरू करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और जल गंगा संवर्धन अभियान, शाला प्रवेश उत्सव जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। तो आपको ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी दे दे, इस वक्त मोदी मंत्रिमंडल के गठन के बाद एमपी में अब एक्शन में है मोहन सरकार और प्रदेश के सभी कलेक्टर्स, पुलिस कमिश्नर की बैठक बुलाई गई है। विवेक पांडे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख करना चाहूंगी मैं। विवेक, अभी तक तो बात मोदी मंत्रिमंडल की हो रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो एक्शन में है मोहन सरकार और सभी कलेक्टर्स की बैठक यहां पर उन्होंने बुलाई है। बिल्कुल सही बात है। कल शाम को 4 बजे मुख्यमंत्री आवास के सामत्व से ये पूरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश कैबिनेट के तमाम सारे सहयोगियों को शामिल होने के लिए कहा गया है और जो जिलों से कलेक्टर जुड़ेंगे, एसपी जुड़ेंगे, आईजी जुड़ेंगे, तो उस वक्त सांसद, स्थानीय सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तमाम सारे अफसरों से बातचीत करने के बाद ये शाम को बैठक 4 बजे से शुरू होगी। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में न सिर्फ मध्य प्रदेश के तमाम सारे विकास कार्यों को लेकर बैठक होगी, इसके अलावा सरकार इन दिनों जल गंगा संवर्धन अभियान चला रही है, तो इसमें तमाम सारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल होने के लिए कहा जाएगा। साथ ही शाला प्रवेश उत्सव, सरकार की एक बहुत ही प्राथमिक स्कूल चले हम और हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिल सके, इसलिए ये शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। इसके अलावा वृक्षारोपण और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जैसे कार्यक्रमों को सरकार बड़े स्तर पर आयोजित करना चाहती है, तो इस हिसाब से ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई है। तमाम सारे अधिकारी मौजूद रहेंगे, मुख्य सचिव, तमाम सारे ACS, PS और सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे और तमाम सारे लॉ एंड ऑर्डर और भी जो स्थानीय जो विकास कार्य थे, जो प्रस्तावित थे आचार संहिता लागू होने के बाद उनको स्वीकृति नहीं मिल पाई, तो स्थानीय स्तर पर चर्चा विधायकों के साथ की जाएगी और तमाम सारे मुद्दों पे चर्चा की जाएगी। यानी कि मान लिया जाए कि अब लोकसभा चुनाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के गठन के बाद पूरी तरीके से एक्टिव हुई पूरी सरकार, मोहन सरकार नजर आएगी। और जब ये कल 4 बजे मोहन यादव तमाम सारे अधिकारियों के साथ और मंत्री और तमाम सारे सांसदों के साथ चर्चा करेंगे, तो उससे पहले मोहन यादव खुद अपडेट होंगे और 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम सारे अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। उनसे ये चर्चा और ये बैठक बेहद अहम हो जाती है विवेक, क्योंकि आचार संहिता लागू था अभी तक और अब ये आचार संहिता खत्म हो चुका है और ऐसे में सरकार अब समीक्षा करने वाली है कि बीते दिनों क्या कुछ काम नहीं हो पाया, क्या कुछ काम आगे कैसे करना है, इस पर ही चर्चा करनी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, दिल्ली से भोपाल लौटेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव और जबलपुर में जल गंगा संवर्धन अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे। 52 विकास कार्यों का भी लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। कलेक्टर दीपक सक्सेना के आवास जाएंगे सीएम और कलेक्टर के बेटे के निधन के बाद शोक संवेदना भी व्यक्त करेंगे। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब तक दिल्ली में थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शपथ ग्रहण किया और इसके बाद अब वापस लौटेंगे और जबलपुर में जल गंगा संवर्धन अभियान में ही और 52 विकास कार्यों में भी उसका लोकार्पण भी यहां पर सीएम के द्वारा किया जाएगा। तो वही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 6 महीने का अफसरों को देना होगा रिपोर्ट कार्ड और 6 महीना की उपलब्धियों का रिकॉर्ड कार्ड पेश करेंगे अफसर। 11 जून को दोपहर 12 बजे मंत्रालय में होगी बैठक में मंत्री, विभाग के अपर प्रमुख सचिव और प्रमुख सचिव मौजूद रहेंगे। मोहन सरकार में लिए गए फैसलों पर अफसर से होगा उपलब्धियों पर जवाब तलब। तो आपको ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी दे दें, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। 6 महीने का रिपोर्ट कार्ड अफसरों से मांगा है उन्होंने और इसके लिए 11 जून को दोपहर 12 बजे मंत्रालय में बैठक करेंगे सीएम। तो साथ ही साथ मध्य प्रदेश में 6 महीने के अंदर उपचुनाव भी होने हैं। सांसद बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया की राज्यसभा सीट खाली हो गई है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बुधनी भी खाली हो चुका है सीट, वहां पर उपचुनाव होगा। अमरवाड़ा से कमलेश शाह के इस्तीफे के बाद उपचुनाव। तो देखिए, आपको ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी दे दे, जहां अगले 6 महीने में उपचुनाव होने की तैयारी है और एमपी में 3 सीटों पर उपचुनाव। सबसे पहले तो राज्यसभा ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि राज्यसभा सांसद थे और अब वो मंत्री बन चुके हैं, तो राज्यसभा सीट खाली हो चुकी है, वहां पर उपचुनाव। तो वहीं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी से विधानसभा में थे, विधायक थे, वो भी अब मंत्री बन चुके हैं, उनकी सीट भी खाली। तो अमरवाड़ा से कमलेश शाह ने भी इस्तीफा दिया और उसके बाद वहां भी उपचुनाव होना है।
तो वहीं आपको बता दें कि 25 जून के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होगी भोपाल में। रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे पर कांग्रेस फैसला करेगी। चुनाव के दौरान कांग्रेस छोड़कर ये दोनों बीजेपी में शामिल हो गए थे। अब तक दोनों नेताओं ने सचिवालय को अपना इस्तीफा नहीं भेजा है। तो आपको ये बड़ी जानकारी दे दें, 25 जून के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है। रामनिवास रावत और निर्मला सप्रे, क्योंकि ये दोनों ही विधायक थे कांग्रेस के, लेकिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने विधायकी से इस्तीफा नहीं दिया है। इस पर ही चर्चा और इनके नामों पर विचार विमर्श कि आगे इनका क्या करना है, इस पर अब बैठक होगी 25 जून के बाद कांग्रेस की। तो वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की अहम बैठक आज होने वाली है। यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मितेंद्र सिंह करेंगे बैठक की अध्यक्षता। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी शामिल होंगे इस बैठक में। प्रदेश पदाधिकारी और जिला अध्यक्ष होंगे बैठक में शामिल। यूथ कांग्रेस के संगठन और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा होगी। तो आपको एक और बड़ी खबर और बड़ी जानकारी देते हैं। आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस की अहम बैठक होनी है। यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मितेंद्र सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इस बैठक में जीतू पटवारी और उमंग सिंघार भी शामिल होंगे। तो एक और आचार संहिता खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश सरकार एक्शन मोड में आ गई है। तो वहीं दूसरी ओर भोपाल में बिजली कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नई संविदा नीति लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बिजली कर्मचारी संगठनों के लोगों का कहना है कि अगर नीति लागू होती है तो संविदा बिजली कर्मचारियों को अनुकंपा समेत बहुत सी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इन कर्मचारियों का कहना है कि अगर सरकार मांगों को पूरा नहीं करती, इनकी मांगों को अगर पूरा नहीं करती है सरकार, तो 1 जुलाई से प्रदेश भर में 6000 कर्मचारी हड़ताल पर उतर जाएंगे। तो देखिए, ये अल्टीमेटम दे दिया है संविदा बिजली कर्मचारियों ने मोहन सरकार को। प्रदेश शासन ने जुलाई 2023 में संविदा नीति दी थी और कई विभागों ने लागू कर दी, लेकिन हमारे विभाग की हठधर्मिता के कारण या लेट लतीफी के कारण आज दिनांक तक लागू नहीं हुई है, जिससे कि हमारी संविदा नीति जो नई आ रही है उसमें अनुकंपा नियुक्ति का भी प्रावधान है। इस दौरान हमारे यहाँ के 7 लोग एक्सपायर हो गए जिनके परिवार को अनुकंपा नियुक्ति मिल रहा है। अब क्या उनकी अनुकंपा नियुक्ति को बैकडेट से देंगे? क्या संविदा नीति लागू नहीं की गई है, इससे उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पा रहा। अगली खबर बुरहानपुर से आपको बता दें, बुरहानपुर में हुई बारिश, आंधी तूफान से किसानों को नुकसान हुआ है। केले की फसल को नुकसान हुआ। पाटोंडा समेत कई गांवों में केले की फसल को नुकसान हुआ है। तो आपको ये बड़ी खबर दे दें, बुरहानपुर में हुई बारिश, आंधी तूफान से किसानों की केले की फसल को नुकसान हुआ है और खेतों में केले की फसल जो लगी थी वो बर्बाद हो चुकी है। पाटोंडा समेत कई गांवों में केले की फसल को नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि इसके पहले भी आंधी तूफान की वजह से यहाँ पर किसानों को ये नुकसान झेलना पड़ा था। हालांकि तब सरकार ने ये जरूर कहा था कि आकलन किया जाएगा कि कितनी बर्बादी हुई है, कितना नुकसान यहाँ पर किसानों को हुआ, और उसके बाद आकलन भी किया गया। लेकिन एक बार फिर किसानों को बड़ा नुकसान, केले की फसल का वो नुकसान हुआ है। किसानों ने खेतों में लगाए थे। पाटोंडा समेत कई गांवों में केले की फसल को नुकसान हुआ है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मोहसिन तड़वी हमारे साथ फोन कॉल पर जुड़ गए। मोहसिन, एक बार फिर से बुरहानपुर में आंधी बारिश की वजह से ये बड़ा नुकसान हुआ किसानों को, क्या इस बार भी आकलन किया जाएगा? क्या कुछ कहना है, कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए, रात में हुई बारिश और आंधी तूफान से किसानों की लगी केला फसल को फिर से एक बार बड़ा नुकसान हुआ है। हम गांवों की बात करें तो ग्राम पाटोंडा और भोलाना और बिरोदा गांव में किसानों की केला फसल को नुकसान हुआ। आंधी तूफान से पूरी केला फसल सो गई है। देखिए, अब राजस्व विभाग मौके पर पहुंचकर इन गांवों का सर्वे करेगा और आकलन करेगा कि इनका नुकसान कितना हुआ है। उस नुकसान की रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी जाएंगी और कलेक्टर इस रिपोर्ट को आगे सौंपेंगे। लेकिन देखिए, विगत दिनों ही 65 गांवों में आंधी तूफान से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। 65 गांव इससे प्रभावित हुए थे। डॉक्टर मोहन यादव जो सीएम है, उन्होंने भी निर्देश दिए थे कि सही तरीके से आकलन करें और उनको सही तरीके से मुआवजा मिले, लेकिन अभी तक उन किसानों को मुआवजा नहीं मिला है। वो किसान आस लगाए बैठे हैं कि उनको जल्द से जल्द उन फसलों के नुकसान का मुआवजा मिले और वो आगे कुछ कर पाए।
बिल्कुल जो मोहसिन, विगत दिनों जो अब ये देखना होगा कि इस बार आकलन कब तक होता है और कब तक मुआवजे की राशि जो है वो किसानों के खाते में पहुंचती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर आपको इंदौर से बता दें, इंदौर में 15 साल की किशोरी की 27 साल के युवक से शादी का मामला सामने आया, जिनकी शादी को समय रहते ही रोक दिया गया। आपको बता दें कि दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी, जिसके बाद दोनों ने घर वालों पर शादी कराने का दबाव बनाया और जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही एमआईजी पुलिस महिला एवं बाल विकास और बाल संरक्षण अधिकारी की टीम ने मौके पर पहुंचकर नाबालिग की शादी रोक दी। इस दौरान किशोरी ने अपनी मर्जी से शादी करने की बात कही। तो देखिए, आपको इंदौर से ये खबर बताएं, 15 साल की किशोरी की 27 साल के युवक से शादी हो रही थी। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ पुनीत विजयवर्गीय फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। पुनीत, ये जो मामला सामने आया है, आगे क्या कुछ कार्रवाई, क्योंकि वो जो 15 साल की बच्ची है वो नाबालिग है, अभी क्या कार्रवाई होगी इस पर? बिल्कुल, देखिए, पुलिस ने बात कही है जो किशोरी और युवक है उसके परिजनों के खिलाफ और पंडित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात, क्योंकि पुलिस ने पहले से ही चेतावनी दे रखी है यदि कोई भी पंडित नाबालिग बच्चों की शादी कराएगा तो उसके विरुद्ध भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। हालांकि पंडित ने यह जरूर कहा है कि उसे जानकारी नहीं थी कि लड़की नाबालिग है, लेकिन पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। कल रात को ही यह शादी रोकी गई है। हालांकि जो गुजरात से परिवार आया था उनका भी यह कहना था कि दोनों जो किशोरी और युवक के भागने की धमकी लगातार घर वालों को दे रहे थे, इस वजह से उनके दबाव में आके ही शादी के लिए तैयार हुए थे। दूसरी बात एक और यह है प्रतिज्ञा की बिना मुहूर्त की ये शादी की जा रही थी, इस वजह से भी लोगों को काफी डाउट हुआ और इसी की सूचना पुलिस को दी गई थी। ठीक है पुनीत, अब देखना है कि आगे क्या कुछ कार्रवाई पुलिस इस पर करती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी के लिए आपका। तो वहीं देखिए, गुना में मंडी में अनाज बेचने आए किसान के ट्रैक्टर से सोयाबीन चोरी कर रहे चोर को किसानों ने पकड़ लिया, जिसके बाद किसानों ने चोर के माथे पर एक कागज का मुकुट पहनाया और उस पर लिखा कि मैं चोर हूं, मंडी में किसानों का अनाज चुराता हूं। वहीं चोर से किसानों ने कपड़े उतरवाए। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया। तो देखिए किस तरह की सजा यहाँ पर गुना में इस चोर को दी गई है, क्योंकि वो मंडी से सोयाबीन चुरा रहा था और इस दौरान जो है इसे ये मुकुट पहना दिया गया कागज का, जिस पर लिखा है मैं चोर हूं और किसानों की फसल चोरी करता हूं।